हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल चांदी आई सेंटर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अदर डिजीज़ के बारे में, जिसमें आपके टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन आपके लास्ट टॉपिक थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइव स्टॉक एंड एवियन डिजीज़। उसमें आपके दिए हैं इनिशिएटिव टू कंट्रोल लाइव स्टॉक डिजीजेज, एवियन बॉटलिज्म, और इसके बाद के टॉपिक जो है वो सब कवर करते हैं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने पिछले बार में देखा था टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन था जो हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब इसके बाद के टॉपिक हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं। लाइव स्टॉक एंड एवियन डिजीज़ है, उसमें इस टॉपिक में देखते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। इनिशिएटिव टू कंट्रोल लाइव स्टॉक डिजीजेज। Union Cabinet approved initiative to control and subsequently eradicate foot and mouth disease (FMD) and brucellosis। मतलब यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि इरेडिकेट करना फूट एंड माउथ डिजीज एंड ब्रुसेलोसिस इनिशिएटिव को। इसके डिटेल हम लोग जानेंगे। डिटेल क्या क्या है इसमें डिटेल है कैबिनेट डिक्लेयर टोटल आउटलेट ऑफ रुपीज़ 13,343 crores for the next 5 years to fully control diseases in order to support livestock rearing farmers in the country and create better lifestyle opportunity for them। मतलब आप ये समझिए कि कैबिनेट ने ये अप्रूव किया 13,343 करोड़ रुपीज़ फॉर नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। वो डिजीज़ कंट्रोल करना फूट एंड माउथ डिजीज़ और ब्रुसेलोसिस। हम यह फूट एंड माउथ डिजीज़ जिसे हम FMD कंपोनेंट कहते हैं, उसमें क्या क्या कवरेज है हम वो देखेंगे। कंपोनेंट ऑफ द स्कीम इन्वेंसेज वैक्सीनेशन इसमें कवर है जो 30 करोड़ बोवाइंस को, जिसमें इंक्लूड है बोवाइन में आपके काउ, बुल्स एंड बफेलोज इंक्लूड होते हैं, एंड 20 करोड़ सीप एंड गोट है, एंड 1 करोड़ पिग्स एट 6 मंथ्स इंटरवल अलॉन्ग विद द प्राइमरी वैक्सीनेशन इन बोविन कैल्व्स। बोवाइन कैल्व्स की प्राइमरी वैक्सीनेशन भी दी जाएगी और 6 मंथ्स के इंटरवल पे ये। इसमें जो सेकंड है आपके ब्रुसेलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम सेलेक्टेड टू कवर 100% वैक्सीनेशन कवरेज ऑफ 3.6 करोड़ फीमेल काब्स। इसमें 100% वैक्सीनेशन कवरेज दिया जाएगा 3.6 के फीमेल काब्स को। अब यहाँ पर 2 डिजीज़ के बारे में बात की गई है, फूट एंड माउथ डिजीज़ और एक है ब्रुसेलोसिस। तो यहाँ पहला हम डील करते हैं फूट एंड माउथ डिजीज़ के बारे में। ये क्या है? ये हाईली इन्फेक्शियस हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिजीज़ है लव लाइफ स्टॉक अफेक्टिंग। ये अफेक्ट करता है कैटल को, स्वाइन को, सेप, गोड्स एंड अदर क्लोवन हुफ्ड रोमिनेंट। ये जेनेटिक नहीं है। कभी कभी ये स्टेटमेंट में दिया जाता है फूट एंड माउथ इज ए जेनेटिक डिजीज़ है। स्टेटमेंट आपको देखना होता है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट है इट इज़ नॉट जेनेटिक, ये जेनेटिक नहीं होते। एंड रेयरली ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन से, मतलब ये रेयरली ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन से। यहाँ पर 7 स्ट्रेन्स है जो इंडेमिक है इन डिफरेंट कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड। ईच स्ट्रेन रिक्वायर स्पेसिफिक, हर एक स्ट्रेन को स्पेसिफिक वैक्सीन की ज़रूरत होती है टू प्रोवाइड इम्यूनिटी देने के लिए। ये इस डिजीज़ को स्टिमुलेटेड है टू सर्कुलेट 77% ऑफ द ग्लोबल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन। मतलब 70 ग्लोबल जो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है उसमें 77% में ये डिजीज़ सर्कुलेट होती है। इसमें यदि इस डिजीज़ से काव या बफेलो इन्फेक्ट हो जाए तो उसमें मिल्क लॉस हो सकता है अप टू 100%। मतलब आपके मिल्क की लॉस हो सकते हैं अप टू 100%, जो 4 से 6 महीने तक लास्ट कर सकती है, विच कुड लास्ट फॉर द 4 to 6 मंथ। मतलब ये है कि यदि फूट एंड माउथ डिजीज से कोई कैटल आपके काव या बफेलो इन्फेक्टेड है तो उसके मिल्क लॉस हो सकते हैं 100% तक, वो भी 4 to 6 मंथ के लिए। फिर हम ये जानेंगे ब्रुसेलोसिस क्या है। ब्रुसेलोसिस क्या है? ये एक जेनेटिक है। आप ये दोनों में कभी कभी डिफ्रेंशिएट करने आ जाएगा फूट एंड माउथ डिजीज़ में। तो आपने अभी पढ़ा था कि फूट एंड माउथ डिजीज़ क्या है, वो जेनेटिक नहीं है, लेकिन ब्रुसेलोसिस जेनेटिक है। ये कॉन्टेजियस डिजीज़ है लाइव स्टॉक कॉज बाय द वेरियस बैक्टीरिया ऑफ द फैमिली ब्रुसेला फैमिली के वेरियस बैक्टीरिया द्वारा ये काउज किया जाता है। ये भी अफेक्ट करता है कैटल, स्वाइन, सेप, गोट, कैमल, इक्विन्स एंड डॉग। इट में ऑल्सो इन्फेक्ट अदर रूमेन, सम मैराइन्स, मैमल एंड ह्यूमन। इसकी भी पोटेंशियल है कि वो मैमल्स को और ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसमिशन टू ह्यूमन इज मोस्ट ऑफन बाय ड्रिंकिंग रॉ मटेरियल। यदि ह्यूमन को ब्रुसेलोसिस होते हैं तो उसके मेन रीज़न हो सकता है कि आप उसके रॉ मिल्क, इन्फेक्टेड एनिमल का आपने रॉ मिल्क लिया हो, तो आप इन्फेक्ट हो सकते हैं।
डिजीज़ इन वुमेन इज़ कैरेक्टराइज्ड द रिप्रोडक्टिव, यदि ये डिजीज़ किसी कैटल में हो जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम करेगी, रिप्रोडक्टिव फेलियर हो जाता है। वाइल एनिमल्स टिपिकली रिकवर, एनिमल रिकवर कर सकते हैं एंड विल बी एबल टू हैव लाइफ ऑफ स्प्रिंग फॉलोइंग द इनिशियल एबॉर्शन, दे मे कंटिन्यू टू शेयर द बैक्टीरिया। इन केस यदि किसी केस में ब्रुसेलिस किसी कैटल को हो जाता है तो जो उसके मिल्क आउटपुट है वो रिड्यूस बाय 30%, मतलब यदि मिल्क उसके जितना मिल्क वो देती है तो उसकी 30% मिल्क रिड्यूस हो सकते हैं ड्यूरिंग द इंटायर लाइफ ऑफ एनिमल साइकिल ऑफ एनिमल। इंटायर जो उसका लाइफ साइकिल है एनिमल का, उसमें 30% रिडक्शन हो सकता है। जो आपने फुट एंड माउथ डिजीज़ में पढ़ा था, या जो हमने फुट एंड माउथ डिजीज़ में पढ़े हैं कि ये किसी एनिमल को हो जाता है तो मिल्क लॉस अप टू 100% होता है, लेकिन वो सिर्फ 4 से 6 महीने के लिए होता है। लेकिन यदि ब्रुसेलिस किसी को हो जाता है तो वो आपके मिल्क रिड्यूस कर देते हैं 30% ड्यूरिंग द इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एवियन बॉटलिज्म। एवियन बॉटलिज्म डाउन टू अर्थ मैगजीन में भी इसे कवर किया गया था, ये बहुत न्यूज़ में भी था और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। यहाँ पर इसकी बहुत कम डिटेल दिए हैं, तो मैं इसकी डिटेल दूसरे सोर्स से ली हूँ, तो उस सोर्स से मैं इसको पढ़ाना चाहूँगी। यहाँ हम देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है इसके लिए। एवियन बॉटलिज्म बिकम रीजन फॉर बर्थ डेथ एट सांबर लेक इन राजस्थान में एक सांबर लेक है, जिसे अभी पता है कि वहाँ सांबर लेक है। वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर बर्थ की डेथ हुई, बहुत सारे बर्थ की वहाँ डेथ हो गई थी। वो उसकी रीज़न था क्या, एवियन बॉटलिज्म। हम यहाँ पर जानेंगे डिटेल से कि एवियन बॉटलिज्म होता क्या है। एवियन बॉटलिज्म क्या है थी गवर्नमेंट में, इसने 18,000 बर्ड्स को सांबर में किल कर गया था, ये रीज़न था एवियन बॉटलिज्म का। इसमें क्या होता, इसमें जो न्यूज़ में था उसमें बताए थे वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI, उसने कहा रिपोर्ट तैयार की थी इसके बारे में कि ये कैसे हुआ। एवियन बॉटलिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या है ये सीरियस न्यूरोमस्कुलर इलनेस ऑफ बर्ड की, ये सीरियस न्यूरोमस्कुलर इलनेस है बर्ड्स का, जो एक काउज किया जाता है आपके टॉक्सिन से। यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देती हूँ। इज अ सीरियस न्यूरोमस्कुलर इलनेस ऑफ बर्ड काउज्ड बाय अ टॉक्सिन है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म। एक बैक्टीरिया है जिसको कहते हैं क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म, उसकी वो प्रोड्यूस करता है एक टॉक्सिन, जो वो क्या कहता है सीरियस न्यूरो इलनेस बर्ड में एक काउज करता है। ये टॉक्सिन जो ये बैक्टीरिया जो आपके सामने ये दिख रही है, ये बैक्टीरिया आपको क्या करता है, एक टॉक्सिन रिलीज़ करता है। ये टॉक्सिन क्या करता है, जब कोई बर्ड्स इस टॉक्सिन को इनहेल करता है तो उसमें ये क्या होती है, ये इलनेस काउज होता है, सीरियस न्यूरोमस्कुलर इलनेस ऑफ बर्ड। एवियन बॉटलिज्म रिगार्ड्स अ मेजर काउज ऑफ मॉर्टेलिटी, वाइल्ड बर्ड्स में मॉर्टेलिटी होने का ये मेन कारण होता है 90s में। पहला आउटब्रेक ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 1938 में। वन ऑफ द अर्लीस्ट मेजर रिपोर्ट डाई ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वाटर फाउल्स लिंक टू द डिजीज वाज इनकाउंटर इन विक्टोरिया। इससे विक्टोरिया में भी इस तरह के केस हुए थे 1938 में। सांबर में क्या हुआ था पार्टिकुलरली हम वो जानेंगे सीरियल बाय सीरियल। वाटर लेवल क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है थ्रू आउट द ईयर्स। जो वाटर लेवल था वो थ्रू आउट द ईयर वहाँ फ्लक्चुएट कर रहा था। रूप ने वहाँ पर इस साल गुड मानसून वहाँ पर हुआ था, जिसकी वजह से वाटर लेवल लेक बेड के आफ्टर अ गैप ऑफ 20 ईयर्स गैप के बाद वाटर लेवल इतना ऊंचा पहुँचा था। गुड मानसून प्रोवाइड, जब जो गुड मानसून हुआ उसने प्रोवाइड किया है कि फेवरेबल इन्वायरमेंट बैक्टीरिया को स्प्रेड होने के लिए एक गुड इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया था गुड मानसून। बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है एनारोबिक कंडीशन, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, एनारोबिक कंडीशन होते हैं और ये ग्रो नहीं करते एसिडिक कंडीशन में। आप ये याद रखिएगा, स्टेटमेंट में दे सकते हैं इट कैन ग्रो इन एसिडिक कंडीशन। नो, ये बैक्टीरिया जो है वो एनारोबिक मतलब एसिडिक कंडीशन में ग्रो नहीं करते हैं। टेम्परेचर जो वाटर का था अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस था और pH रेंज उसका 7.4 to 9.85 था। ये ऑल्सो रिक्वायर्स है न्यूट्रिएंट रिच सबस्ट्रेट, मतलब बैक्टीरिया के हम ये टोटल जो डिटेल पढ़ रहे हैं वो बैक्टीरिया के फेवरेबल कंडीशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिससे वो रिप्रोड्यूस किया बहुत ज़्यादा नंबर पे वो टॉक्सिन क्रिएट किए। तो वो टॉक्सिन कैसे क्रिएट हुआ मैं वो उस डिटेल के बारे में बता रही हूँ।
इट ऑल्सो रिक्वायर्स, ये इसको न्यूट्रिएंट रिच सबस्ट्रेट की ज़रूरत था, जो लाइक एरियाज विथ लार्ज अमाउंट ऑफ डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल मटेरियल, उसको प्लांट डिकेइंग प्लांट और एनिमल मटेरियल की ज़रूरत है। द मानसून ब्रॉट, मानसून ने इस चीज़ को लाया विथ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द क्रस्टेशियन लाइक श्रिम्प्स, क्रैब्स एंड प्रॉन्स, इनवर्टिब्रेट्स, स्नेल एंड प्लैंक्टन। दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैपेबल होते हैं कि होस्ट करें वो बैक्टीरिया फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, मतलब लंबे समय तक वो कैपेबल बैक्टीरिया को होस्ट कर सकें। एक और रिपोर्ट के अनुसार बैक्टीरिया ऑल्सो फाउंड इन द गिल्स एंड डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द हेल्दी फिश, कोई जो फिश हेल्दी होते हैं उसके गिल्स और डाइजेस्टिव ट्रैक में भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं रिपोर्ट के अनुसार। ये रिप्रोड्यूस करते हैं इसे थ्रू स्पोर्स, ये स्पोर रिमेन डोमेंट फॉर ईयर्स, मतलब सालों साल तक ये डोमेंट में रह सकते हैं। दे आर रेसिस्टेंट, ये रेसिस्टेंट टू टेम्परेचर चेंजेस एंड ड्राइंग, टेम्परेचर चेंजेस और ड्राइंग सूखापन और टेम्परेचर के बदलाव को ये भी रेसिस्ट कर सकते हैं। फेवरेबल कंडीशन में क्या किया, ये स्पोर्स जब उसने इस साल जो मानसून अच्छा हुआ था उसमें क्या किया, फेवरेबल कंडीशन मिला तो ये स्पोर्स आर एक्टिवेटेड, उनके स्पोर्स एक्टिवेटेड हो गए। IVR रिपोर्ट नोटेड है मानसून के बाद जब वाटर लेवल रिसीड हो गए तो देयर माइट बी इंक्रीज इन सैलिनिटी लेवल, वो बता रहे कि सैलिनिटी लेवल शायद इंक्रीज कर गया होगा, जो विच कुड लेड टू द डेथ ऑफ द दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को डेथ के लिए कारण हो सकते हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम द स्पोर्स कुड हैव बीन एक्टिवेटेड, स्पोर्स एक्टिवेटेड हो गए होंगे। अकॉर्डिंग टू अनदर थ्योरी, मतलब इसमें स्पोर्स एक्टिवेटेड होंगे इसलिए ज़्यादातर इसमें टॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ जिसने बर्ड के न्यूरल, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, बर्ड के सीरियस न्यूरोमस्कुलर इलनेस काउज किया जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। एक अनदर रिपोर्ट बताता है अनदर थ्योरी है बर्ड टू बर्ड साइकिल, मतलब बर्ड टू बर्ड साइकिल एक थ्योरी है जिसमें ये कहता है कि एक बर्ड दूसरे बर्ड को जब फीड करता है, इसका मतलब ये बर्ड टू बर्ड सर्कल कुड हैव आल्सो लेड टू द ट्रेजेडी, मतलब ट्रेजेडी का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि एक बर्ड में यदि इलनेस था तो दूसरे बर्ड ने जब उसको खाया तो उसमें ये प्रोड्यूस हो गया। इन सच इवेंट मैगोट्स फीडिंग ऑन, ये जो मैगोट्स है फीडिंग ऑन डेड बर्ड्स कैन कॉन्सेंट्रेट द टॉक्सिन, मतलब मैगोट जो है वो दूसरे जो डेड बर्ड्स को यदि खाए होंगे तो उनमें टॉक्सिन कॉन्सेंट्रेट कर देगा। बर्ड फीडिंग ऑन ये डेड बर्ड्स कैन गेट अफेक्टेड, ये ऑब्जर्व किया गया था सैम्बर, इस तरह का ही हादसा सैम्बर लेक में हुआ। रिसर्चर ने ये भी पाया कि इसमें सिर्फ इंसेक्टिवोरस एंड ओमनीवोरस जो बर्ड होते हैं, जो इंसेक्ट को खाने वाले बर्ड, और ओमनीवोरस जो बर्ड थे उसी को ही इफेक्ट हुआ, ना कि हार्बीवोरस को। आप ये जनरल प्रोसेस आप ये याद रखिए, इसमें आप ये समझ लीजिए। अब यदि ये पूरे स्टेटमेंट आपको ना समझ में आए हो तो आप इतना ट्राई कीजिए कि इस मानसून में फेवरेबल कंडीशन होने की वजह से इसमें जो टॉक्सिन है, जो एक बैक्टीरिया जो हमने बताया था, इसके बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम, ये बैक्टीरिया एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। और इस साल मानसून बहुत अच्छा हुआ जिसकी वजह से ये टॉक्सिन बहुत लार्ज नंबर में रिप्रोड्यूस हुआ, और जिसे बर्ड ने लिया तो उसे बर्ड को सीरियस न्यूरोमस्कुलर इलनेस हो गया। ये था जो आपके सैम्बर लेक में हुआ था। अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, जो हमारा टॉपिक था फार्माक्यूटिकल्स है आपके नेक्स्ट टॉपिक। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट, ये क्यों न्यूज़ में था? Recently the inter-agency coordination group on antimicrobial resistant had released a team the title No Time to Wait, securing the future from drug resistance infections। उन्हें जो ये एजेंसी है IACG, उसने एक रिपोर्ट टाइटल रिलीज़ किया है जिसका टाइटल का नेम है आपका नो टाइम टू वेट, सिक्योरिंग द फ्यूचर फ्रॉम ड्रग रेसिस्टेंट इन्फेक्शन। आपको ये रिपोर्ट पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया है। तो ये नाम आप याद रखिए, इंट्रा एजेंसी कोऑर्डिनेशन ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट IAC। चलिए इसके बारे में जानेंगे डिटेल में कि एजेंसी क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। विच हाईलाइट द फाइनेंशियल फॉल आउट अनकंट्रोल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट इंटर कोऑर्डिनेशन एजेंसी, ये क्या है? इट वॉज कन्वीन बाय द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन आफ्टर UN हाई लेवल मीटिंग ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट। इसमें
ये कन्वीन किया गया है बाय द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन आफ्टर द यूएन हाई लेवल मीटिंग ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस 2016। IAC ब्रॉट टुगेदर पार्टनर्स अक्रॉस द यूएन इंटरनेशनल। इसमें ICC में क्या क्या है, इसके पार्टनर्स क्या है, वो हम पार्टनर्स जानेंगे। इसके ICC के पार्टनर्स क्या क्या है। UN international organizations, individuals with expertise across human, animal, plant health, as well as food, animal feed, trade, development in the environment sectors to formulate a blueprint to fight against the microbial resistance। ये पार्टनर IACG ब्रॉड करता पार्टनर जो अलग अलग इसके स्टैक होल्डर है उसको एक साथ लाता है, जिसमें आपका इंक्लूड UN का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल भी है, एक्सपर्टीज एक्रोस ह्यूमन, एनिमल या प्लांट हेल्थ को, एज वेल एज फूड, एनिमल फीड, ट्रेड, डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट सेक्टर। ये वाइड एरियाज को कवर करता है। टू फॉर्मुलेट अ ब्लूप्रिंट, इसका काम करना है कि ब्लूप्रिंट तैयार करना टू फाइट अगेंस्ट द एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करने में ये हेल्प करते हैं। WHO ने प्रोवाइड किया है, इसके एजेंसी को बैकअप दिया है WHO ने, जो प्रोवाइड किया है सेक्रेटेरिएट फॉर IACG। कंट्रीब्यूशन इन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लिया है ऑफ FAO का, एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ OI। डिटेल में पढ़ते हैं कि आप ये जाने एजेंसी के बारे में दिया है, ये इसका स्ट्रक्चर है कि नई सेक्रेटेरिएट आपको WHO ने प्रोवाइड किया है। कंट्रीब्यूशन ये FAO से लिया है और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है। इसमें हम जानेंगे एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट का डिटेल, हम जानेंगे डिटेल क्या है। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट क्या होता है। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट देखिए, आप लोग एंटीबायोटिक्स खाते ही हो। क्यों खाते हो कि यदि कोई आप में यदि कोई वायरस आपकी बॉडी में आ गया हो कोई बाहर से, तो आप उसको, आपकी इम्यून सिस्टम उसको डिफेंड कर सके, आपको डिफेंड कर सके, इसलिए आपने एंटीबैक्टीरियल खाते हैं कि वो कोई भी बैक्टीरिया हो या कोई भी वायरल हो। Antimicrobial resistant is the ability of microorganisms like bacteria, virus and some parasite to stop an antimicrobial such as antibiotic, antiviral and antimalarials from working against it। जब भी आपको कुछ तबीयत ख़राब होता है या बैक्टीरिया या कोई फॉरेन निकलते वायरस आपके बॉडी में आते हैं, तो आप क्या करते हैं, एंटीबायोटिक या एंटीवायरल या एंटीमेरेलिस वो खाते हैं। क्यों? क्योंकि उस जो आपके बॉडी के अंदर है उसको आप निकलते किल करने के लिए आप वो लेते हो। यदि वो दवा जो आप ले रहे हो ये सोच कर कि वो आपके बैक्टीरियल या माइक्रोबियल, कोई भी माइक्रोबियल हो, उसको वो ये निकलते हैं हमारे बॉडी उसको किल कर सके, लेकिन यदि वो जो एंटी बैक्टीरियल या एंटी बैक्टीरियल माइक्रोबियल है वो काम ही ना करे, वो आपको उसको किल ही ना कर सके, तो क्या होगा, आपकी जो वैक्सीन लेने का जो आपने दवा लिया वो आपका पर्पस तो सर्व नहीं होता। तो इसी को कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट। ये रेसिस्टेंट अलग अलग तरह के हो सकते हैं, बैक्टीरिया का हो सकता है, वायरस का हो सकता है या कुछ पैरासाइट का हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हो गया, एज ए रिजल्ट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट बिकम इनइफेक्टिव। आपका जो ट्रीटमेंट है वो इनइफेक्टिव बन जाता है, इन्फेक्शन आपके अंदर रहता ही रहता है, दूसरे को स्प्रेड हो सकता है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट अकर्स नेचुरली। एंटीबायोटिक जो रेसिस्टेंट है ये नेचुरली होता है, बट मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन ह्यूमन एंड एनिमल इज एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस। रेसिस्टेंट एंटीबायोटिक का रेसिस्टेंट नेचुरली होता है, लेकिन हम लोग ज़्यादा क्या करते हैं, एंटीबायोटिक ज़्यादा डोज में ले लेते हैं, जिसकी वजह से इसका जो प्रोसेस है रेसिस्ट करने का वो हम बढ़ा देते हैं। पुअर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फर्दर एसोलेटेड। पुअर इन्फेक्शन है प्रिवेंशन, जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने की कैपेसिटी लो हो जाता है और फर्दर इसको बढ़ा देते हैं। सिचुएशन इन इंडिया, इंडिया में इसका सिचुएशन क्या है। इंडिया इंडिया जो फेस करता है ट्विन चैलेंजेस ऑफ ओवर कंजप्शन। इंडिया में दो तरह के चैलेंजेस हैं एंटीबायोटिक माइक्रोबियल को लेकर। एक तो हम ओवर कंजप्शन लेते हैं एंटीबायोटिक ब्रीडिंग ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया, वाइल इंश्योरिंग दैट द पुअर एंड वेनरेबल हैव इजी एक्सेस। दूसरा कि पुअर जो वेनरेबल है उनके पास इजी एक्सेस है या नहीं, मतलब एक जिसके पास है वो ओवरडोज ले लेते हैं, दूसरा कि जो पुअर है उसके पास वो इजीली एक्सेस नहीं हो पाता। तो इंडिया के पास दो चैलेंजेस है। WHO रिपोर्ट कहता है कि दैट्स एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट मे काउज राइज इन डेथ ऑफ इंडियंस टू 20 लाख पर ईयर बाय 2050। आप ये डेटा समझ सकते हैं कि 20 लाख डेथ हो सकती है यदि आप ओवरडोज लेते हो बाय 2050 तक, मतलब पर ईयर 20 लाख आप कैलकुलेट सकते हैं 2050 तक।
मतलब ये बहुत ह्यूज है। ये हम लोग को एज ए सेंसिटिव सिटीज़न हम लोग को ये जानना चाहिए कि एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल आप जो टैबलेट लेते हैं उसकी यूज़ है या नहीं आपके लिए, या आपको कितना खाना चाहिए। आप ये डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिए। ओवरडोज की देखिए कितने ज़्यादा नुकसान हम लोग को सहना पड़ सकता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें। स्टेप टेकन, हम लोग स्टेप क्या लिखते हैं? To strengthen the surveillance of the antimicrobial resistant AMR in the country, ICMR has set up a National Antimicrobial Resistant and Surveillance Network, AMRRSN। मतलब ICMR एक सेटअप कर रहा है नेशनल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट रिसर्च एंड सर्विलांस सेक्टर। वो इनेबल करेगा, कंपाइल करेगा डेटा, नेशनल डेटा फॉर AMR एट डिफरेंट लेवल ऑफ हेल्थ केयर के सेक्टर में डिफरेंट लेवल पर डेटा को इकट्ठा करने का काम करेगा। अब आते हैं ड्रग एंड रेसिस्टेंट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 were amended in 2013 में अमेंड किया टू इनकॉर्पोरेट अ न्यू शेड्यूल H1। दिस विल बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन, दे आल्सो मार्क विद लेट लेवल। ये प्रिस्क्रिप्शन दे विल बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली। एक नया शेड्यूल 2013 में ऐड किया था जिसे शेड्यूल H1 कहते हैं। इसमें वो क्या है कि जब आपको प्रिस्क्रिप्शन होगा तभी वो मेडिसिन आपको मिल सकता है। यदि आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है, आप शॉप को दिखाइए तो वो फिर आपको वो देंगे। उसमें कहते हैं दे ऑल्सो मार्क्ड विथ रेड लाइन से मार्क्ड होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी दवाइयों के पीछे रेड लाइन के मार्क दिया जाता है। ये रेड लाइन कैंपेन से स्टार्ट हुआ था। रेड लाइन से आप समझिए कि ये आपके पास मतलब हाई लेवल ऑफ देखते आप एंटी माइक्रोबियल ले रहे हो। गवर्नमेंट हैज़ फॉर्मुलेटेड, गवर्नमेंट कभी कभी ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया था बहुत दूसरे एग्ज़ाम में कि रेड लाइन कैंपेन इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़। तो रेड लाइन याद रखिएगा, रेड लाइन जो है उसमें क्या हाईलाइट करता है कि आप जो भी डोज आप ले रहे हो तो वो हाई लेवल माइक्रोबियल डोज है आपके पास। गवर्नमेंट फॉर्मुलेट है एक नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैक्ट एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट। गवर्नमेंट एक प्लान भी बनाया जिसको कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैक्ट एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट इन 2017 में। रिसेंटली अभी फ़िलहाल क्या है, जो ये MP हैज़ बिकम द सेकेंड स्टेट इन इंडिया आफ्टर केरला। केरला के बाद MP वो सेकेंड स्टेट बन गया है जो डेवलप किया है मैनेज एंटी बैक्टीरियल रेसिस्टेंट। ये आपके जो MP है वो सेकेंड स्टेट बन गया आफ्टर द केरला, जिसने रोड मैप तैयार किया है मैनेज एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट कि हम एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट को कैसे मैनेज करेंगे। तो उसके लिए एक्शन प्लान डेवलप किया है मध्य प्रदेश स्टेट एक्शन प्लान फॉर कंटेनमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट। Focus on one health approach to containing AMR through key strategic priority area and multi-sectoral environment। उन्होंने वन हेल्थ अप्रोच इंक्लूड किया है और मल्टी सेक्टर को इन्वॉल्व किया है। It is in line with the National Action Plan and the AMR antimicrobial resistant which calls for the state to develop a state level action plan to ensure on ground implementation। मतलब जो नेशनल लेवल पे बना है नेशनल एक्शन प्लान, उसी के बेसिस पे स्टेट ने अलग अलग एक्शन प्लान डेवलप किया है जो इंश्योर करेगा कि ग्राउंड पे हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। अब चलिए मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्या इसमें रिलेटेड न्यूज़, इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या क्या है वो हम थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। रिलेटेड न्यूज़ है ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट जिसको AMR रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D हब। इंडिया ने ज्वाइन किया है ग्लोबल AMR R&D हब एज ए न्यू मेंबर। मतलब इंडिया इज़ द मेंबर, ये स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ द ग्लोबल AMR R&D हब। ये आप याद रखिए, हाँ मेंबर है। इसमें इसके में क्या क्या है आप ये पता चल रहा है, ये हमारा एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो वही टोटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात होगी। इसमें ग्लोबल पार्टनरशिप वर्किंग ऑन आइडेंटिफाई द चैलेंजेस, इंप्रूव कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन इन ग्लोबल AMD टू 16 कंट्रीज, जिसमें यूरोपियन कमीशन भी इंक्लूडेड, 2 फिलेंट्रॉपिक फाउंडेशन भी है और 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज ऑब्जर्वर है। आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक ओवरव्यू है कि ये सिंगल नहीं हो कि जब हम बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट में तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट स्टेक होल्डर होंगे, ये ऑब्वियस है। ये लॉन्च हुआ था 2018 में इन द मार्जिन ऑफ 71st सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबलीज। WHA का जो असेंबली हुआ था 71st सेशन 2018 में, तो उसमें ये मतलब लॉन्च किया गया था फॉलोइंग अ कॉल फ्रॉम G20 लीडर्स इन 2017।
G20 लीडर्स का जो 2017 में ये मीटिंग हुआ था, तो उसी से रिलेटेड ये 71st सेशन ऑफ WHO में ये लॉन्च किया गया है। ये सपोर्ट करता है ग्लोबल प्रायोरिटी सेटिंग एंड एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। पहला कि एविडेंस, जो हमें एविडेंस मिल रहा है कि हम कोई भी स्टेप ले रहे हैं, उसका आउटपुट क्या है, उसके आधार पे हम डिसीजन लेंगे। ऑन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर AMD हब थ्रू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप्स, ओवरलैप्स, पोटेंशियल और क्रॉस सेक्शनल कोलैबोरेशन एंड leveraging in AMR RD. The operation of the global AMR R&D hub is supported through Secretariat established in Berlin and currently financed through the grants from the German Federation, Ministry of Education and Research, Ministry of Education and Research BMBF and Federal Ministry of Health BMC। जर्मन और फ्रेंच में वहाँ के लिखने के अलग होते हैं, इसलिए यहाँ पे देख रहे हो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में BMBF, क्योंकि उनके वर्ड दूसरे से स्टार्ट होते हैं, उनके अलग लैंग्वेज है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा, तो आप ये कन्फ्यूज़ ना होंगे। अब हम अदर चलते हैं रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है, अवेयर टूल, एक अवेयर टूल बनाया गया है जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट को बैटलिंग के लिए हेल्प की जाएगी। ये क्या है, ये आप जब अवेयर टूल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग या डिजीज या इट इज इंडोर्स बाय, ये सब एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो आप कह देंगे अवेयर से AWARE, ए से एक्सेस है, WA से वॉच है, RE से रिजर्व कैटेगरी है। ये क्या है, ये ऑनलाइन टूल है जो डेवलप किया WHO द्वारा, जिसका एम है गाइडिंग पॉलिसी मेकर को गाइड करना, हेल्थ वर्कर्स को टू यूज़ एंटीबायोटिक सेफली एंड मोर इफेक्टिवली। मतलब जो पॉलिसी बनाते हैं उनको भी गाइड करने का ये प्रिंसिपल देते हैं, और जो हेल्थ वर्कर को कि उसको कैसे आप एंटीबायोटिक आप सेफली यूज़ कर सकते हैं मोर इफेक्टिवली। एवर ग्रुप्स एंड एंटीबायोटिक टू 3 मेन कैटेगरीज, इन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है, टू स्ट्रेंथन एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंट AMR। एक्सेस में क्या गया है, मतलब आपको ये एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक है फर्स्ट और सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट फॉर कॉमन इन्फेक्शंस एंड शुड बी वाइडली एक्सेसिबल। मतलब कॉमन इन्फेक्शन के लिए जो एंटीबायोटिक दी जाती है, ये फर्स्ट और सेकेंड लाइन का ट्रीटमेंट है जो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। वाच कैटेगरी में अप्लाइड वही है जो लिमिटेड ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड सिंड्रोम्स, जो मतलब वेल डिफाइंड आपके सिंड्रोम है, उस हिसाब से आपको एंटीबायोटिक दिया गया है, तो उसको वाच कैटेगरी में रखा गया है। रिजर्व कैटेगरी वो लास्ट रिजॉर्ट होते हैं जो ट्रीट करते हैं मल्टी और एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया, जो मल्टी और एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया के लिए हो। दे आल्सो फोर्थ कैटेगरी है जो डिस्करेज एंटीबायोटिक रिफर्स फैमिली टू इरेशनल एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन दैट मे नेगेटिवली इम्पैक्ट AMR एंड पेशेंट सेफली। फोर्थ कैटेगरी इन्होंने रखा है डिस्करेज एंटीबायोटिक। इसका मतलब है कि आप जो इरेशनल एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन आप ले रहे हो वो आप स्टॉप कर दो, रोक दो, और जो आप पे इम्पैक्ट नेगेटिव करता है और आप सेफ रहे। उसके बाद मूव करते हैं इम्पैक्ट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंट। एंटीबायोटिक बैक्टीरियल का रेसिस्टेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, हमें इम्पैक्ट के बारे में पढ़ें। पहला ये कहते हैं रिस्क टू फूड एंड फीड प्रोडक्शन, रिस्क देता है टू फीड एंड फीड प्रोडक्शन को, बिजनेसेस एंड ट्रेड को, इंट्रैक्शन विद क्लाइमेट चेंज, इंक्रीज मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी इन ह्यूमन एनिमल्स में मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी रेट को बढ़ा देती है। इकोनॉमिक डैमेज होता है इसकी वजह से, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। ड्राइव्स ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस, ड्राइवर ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस, मतलब एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस के ड्राइवर कौन हो सकते हैं। सिंपल सा आप ये फिगर को ही देखकर आप एनालिसिस कर सकते हैं। ह्यूमन से एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरियल रेसिस्टेंट, मतलब हम लोग ह्यूमन्स भी एक ड्राइवर हो सकता है। कैसे, मिस यूज़ एंड ओवर यूज़ ऑफ माइक्रोबियल, पुअर एक्सेस टू क्वालिटी अफोर्डेबल मेडिसिन, वैक्सीन, डायग्नोस्टिक, लैक ऑफ अवेयरनेस, नॉलेज एंड पॉपुलेशन मूवमेंट। प्लांट्स एंड क्रॉप्स भी हो सकते हैं उसके ड्राइवर्स, फूड्स एंड फीड भी, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स भी, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन एंड इन्वायरमेंट। मतलब ये इसमें ड्राइवर्स ऑलमोस्ट सभी है। आपको ये डिटेल और इतना डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सिर्फ मैं हाइलाइट्स ही बता सकी कि ड्राइवर्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट पूछे तो ह्यूमन पे प्लांट्स एंड क्रॉप्स, फूड एंड फीड, टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक एनिमल्स भी हो सकते हैं, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन एंड इन्वायरमेंट। यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स इन एनिमल फूड में एंटीबायोटिक का यूज़। अब हमें न्यूज़ में क्या है,
Health Ministry has banned the manufacturer sell and the Health Ministry has banned the manufacturer sell distribution of the antibiotic colistin and its formulation for food producing animals and animal feed supplement. मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री ने बैन कर दिया है जो एंटीबायोटिक कोलिस्टिन है उसका फॉर्मुलेशन फूड के लिए भी, फूड प्रोड्यूसिंग जो एनिमल फूड प्रोड्यूसिंग वो और एनिमल फीडिंग सप्लीमेंट के लिए भी। कोलिस्टिन के बारे में जानते हैं कि कोलिस्टिन है क्या। कोलिस्टिन पॉलिम्सिन ई इज ओल्ड एंटीबायोटिक फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1952। कोलिस्टिन को 1952 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1952 को। ये ओल्ड एंटीबायोटिक है। ड्रग को जिस ड्रग को ये यूज़ करते हैं इन्फेक्शन काउज बाई जो जर्म नेगेटिव बैसिली है उसके इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर वेरियस डिजीज सच एज अ प्लेग कॉलरा एंड टाइफाइड। जो प्लेग कॉलरा टाइफाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके अगेंस्ट में ये यूज़ कर सकते थे। हाइवर इट वॉज बिलीव कोलिस्टिन की साइड इफ़ेक्ट भी है। साइड इफ़ेक्ट क्या करता है ये नाफ्रोटॉक्सिसिटी, मतलब ये नाफ्रोटॉक्सिसिटी है, और दूसरा न्यूरोटॉक्सिसिटी प्रॉम्प्टिंग टू रेसिस्ट द यूज़ ऑफ ड्रग। इस मतलब कोलिस्टिन के साइड इफ़ेक्ट है जो मेन कंसर्न है यहाँ पर। उसमें replaced with other antibiotic which was considered safer at that time. According to World Health Organization के अकॉर्डिंग कोलिस्टिन इज़ अ रिजर्व एंटीबायोटिक, मतलब इसे रिजर्व कैटेगरी में जो अभी हमने बताया था एवेयर में कहते हैं एक्सेस वॉच एंड रिजर्व कैटेगरी, वह कोलिस्टिन रिजर्व कैटेगरी में एंटीबायोटिक मतलब लास्ट रिजॉर्ट आता है विच मीन इज सपोज टू बी कंसिडर्ड एज ए लास्ट रिपोर्ट ऑप्शन होना चाहिए इन ट्रीटमेंट यूज़। जब बहुत ही सीवियर सर्कमस्टांसेस हो तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। यदि हर अल्टरनेटिव फेल हो जाए तब आप कोलिस्टिन लास्ट ऑप्शन की रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। ये फाउंड किया गया कि द मिस यूज़ ऑफ कोलिस्टिन पोल्ट्री इंडस्ट्री में इसका बहुत मिस यूज़ होता है जो मेजर रीज़न है इंक्रीज इन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट इन इंडिया में जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जो बढ़ गया है तो उसके लिए कोलिस्टिन का ओवर यूज़ मिस यूज़ करने की वजह से एक रीज़न है कि ज़्यादा बढ़ गया है। बैन हैज़ इम्पोज अंडर बैन जो इम्पोज हुआ किसके प्रोविज़न के अंदर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक DCA एक्ट 1940 के अंदर ये बैन किया गया है। ये आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये DCA के अंदर बैन किया गया है कोलिस्टिन को। द बैन फॉलोज रिकमेंडेशन बाय द बैन भी फॉलोज करता है रिकमेंडेशन जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB एंड द नेशनल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट एक्शन प्लान कमेटी। गवर्नमेंट ने भी मैंडेटरी कर दिया है मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबायोटिक कोलिस्टिन टू राइट क्लियरली ऑन द लेबल दैट द ड्रग इज़ नॉट टू बी यूज इन फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल। फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल में ये ड्रग नहीं यूज़ किया जा सकता। मैन्युफैक्चर एंटीबायोटिक कोलिस्टिन लिखते हैं तो उनको बताया गया कि आप साफ साफ लिखो कि ये जो ड्रग है वो यूज़ नहीं किया जा सकता इन फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल में, पोल्ट्री में, एक्वा फार्मिंग में, एनिमल फीड सप्लीमेंट्स में। रीज़न फॉर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक इन एनिमल, हम ये जानेंगे अब रीज़न कि एंटीबायोटिक क्यों यूज़ होता है एनिमल के फूड्स में। तो अब ये फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल डेट शो क्लिनिकल साइंस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, यदि किसी एनिमल को इन्फेक्शियस डिसीज हो जाता था तो कोलिस्टिन दिया जाता है। एज अ ग्रोथ प्रोमोटर, आप ग्रोथ प्रमोट करने के लिए एनिमल को वेट को बढ़ाने के लिए आप ये कोलिस्टिन को यूज़ करते थे। ये एनिमल के वेट को बढ़ाने के लिए भी कोलिस्टिन को यूज़ किया जा सकता था। ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक का ईजी अवेलेबल होने की वजह से भी आप यूज़ करते थे। करेंटली अ फ्यू लॉज इन इंडिया गवर्न एंटीबायोटिक यूज इन फूड एनिमल मोस्ट पर्टेन ओनली टू एनिमल प्रोडक्ट फॉर द एक्सपोर्ट। अब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है, एंटीबायोटिक्स इन क्रॉप्स में एंटीबायोटिक क्या है, एरोफंगिन, कासुगैम्सिन, वैलिडामाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, tetracycline combination are the antibiotics which are registered under the Insecticide Act 1968 for the use as a pesticide to combat certain fungal and bacterial disease in plants. ये बैक्टीरियल एंड फंगल डिजीज इन प्लांट्स, ये कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन मैं CPA था तो रीड आउट कर दी। अब मैं दूसरे टॉपिक पे मूव करती हूँ जो मेडिकल डिवाइसेस। आप ये हमेशा जाने कि एग्ज़ाम की कोई क्वेश्चन है या कुछ चीज़ आप पढ़ रहे हो वो क्यों पढ़ रहे हो ये सोचो। क्वेश्चन एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा जा सकता है, इसमें रिलेशन और कंटेंट तो बहुत है लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट से हमें क्या याद रखना वो मेन मकसद होना चाहिए।
मेडिकल डिवाइसेस में क्या क्या है? मेडिकल डिवाइसेस में पहला है गवर्नमेंट नोटिफाइज मेडिकल डिवाइसेस एज ए ड्रग्स। गवर्नमेंट ने नोटिफाइज किया कि मेडिकल जो डिवाइसेस है उसे एज अ ड्रग notified कर। Recently, Union Ministry of Health has notified that starting from April 1, 2020, all medical equipment will qualify as a drug under the Drug Cosmetic Act 1940 मतलब अप्रैल 1, 2020 से जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट है वो एज ए क्वालिफाई करेंगे ड्रग अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। मोर ऑन द न्यूज़ के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। मतलब ये इस नोटिफिकेशन से क्या होगा कि जितने भी डिवाइसेस है इंक्लूडिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड इम्प्लांट्स, जो इम्प्लांट्स और इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वेदर यूज एलोन और इन कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस पर्पज लाइक डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, मॉनिटरिंग एंड अदर्स विल बी रेगुलेटेड अंडर द लेजिस्लेशन। ये सब रेगुलेट होंगे लेजिस्लेशन के अंदर। अब मेडिकल इक्विपमेंट है अंडर दिस डेफिनेशन इंक्लूड इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइसेस सच एज नी इम्प्लांट्स, ये भी इंक्लूड नी इम्प्लांट्स जो डिवाइसेस है वो भी एज ए ड्रग इंक्लूड होंगे। सीटी स्कैन, एमआरआई इक्विपमेंट, डिफिब्रिलेटर्स, डायलिसिस मशीन, पेट इक्विपमेंट, एक्सरे मशीन एटसेट्रा। Manufacture, import and sale of all medical devices will not need to be certified by the Central Drug Standard Control Organization। मतलब कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट और सेल जितने भी मेडिकल डिवाइसेस का है, या आप ये मैन्युफैक्चर करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, मंगवाते हैं, ये सेल करते हैं, आपको सर्टिफिकेशन की अब ज़रूरत होगी बाय द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब हम रेगुलेटरी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है? ये बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स करता है जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रग रेगुलेटरी इक्विपमेंट इन इंडिया। ड्रग रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट है इंडिया में, उसकी ये जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेशनल, ये एनपीपी है, नेशनल प्राइस फार्मास्यूटिकल एजेंसी, एनपीपी का फुल फॉर्म है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ये क्या कहते हैं? ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 और अदर एनफोर्स बाय द एनपीओ को करता है, ये दिमाग है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945, इसमें क्या रेगुलेट करता है? इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। द फार्मेसी एक्ट 1945 रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन को ये रेगुलेट करता है। ये इसमें दिया था नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग एक्ट। मेडिकल डिवाइसेस क्लासिफिकेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रपोज शेड्यूल M3 ड्राफ्ट। ड्रग M3 ड्रग रिलीज बाय द CDSCO ऑफ इंडिया includes the proposed risk classification for medical devices based on the intended use। इसमें अलग अलग से डिवाइड किया गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, कि इसमें क्या क्या अलग अलग डिवाइसेस एग्जांपल उसमें दिया गया है, मतलब उसका रिस्क लेवल क्या है और डिवाइस एग्जांपल क्या है। पहला है ए में आता है लो रिस्क में जैसे क्लास ए में थर्मोमीटर्स, टंग डेप्रेशर्स। सेकेंड में बी लो मॉडरेट रिस्क, जिसमें आता है हाइपोडेमिक नीडल्स एंड सक्शन इक्विपमेंट। सी मॉडरेट टू हाई रिस्क, मॉडरेट से हाई रिस्क में है लंग वेंटिलेशन, बॉन एंड फिक्सेशन प्लेट। ये याद है कि लंग वेंटिलेशन और वेंटिलेटर की बहुत ज़रूरत है कोविड-19 में, तो ये आपके क्लास सी में आता है। ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट करें कि ये क्लास सी से बिलोंग करता है, ये मॉडरेट टू हाई रिस्क में आता है। डी में हाई रिस्क में आता है जैसे हार्ट वाल्व्स, इम्प्लांटेबल फैब्रिलेटर है ये। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को मूव करते हैं। थोड़ा आप पेशेंस रखिए, लेक्चर थोड़े बड़ा हो सकता है, लेकिन ये कवर करना भी ज़रूरी है। मेडिकल डिवाइसेस अमेंडमेंट रूल 2020 न्यूज़ में क्यों है? मिनिस्ट्री हेल्थ रिलीज मेडिकल डिवाइसेस अमेंडमेंट रूल 2020। हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया मेडिकल डिवाइसेस अमेंडमेंट रूल 2020 बाय अमेंडिंग द मेडिकल डिवाइस रूल 2070 फॉर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। न्यूज़ के बारे में देखते हैं कि क्या अमेंडमेंट हुआ है। मेडिकल डिवाइसेस शैल बी रजिस्टर्ड विद सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी। जो भी मेडिकल डिवाइसेस है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के साथ।
through an identify learn portal established by the CDSCO. Register will remain voluntary for 18 months. जो आप रजिस्टर एक बार ऑप्टेन करोगे वो रहेगा 18 मंथ्स के लिए रिमेन रहेगा. सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आप इसके बारे में डिटेल जान लें. इसका स्ट्रक्चर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी आप पढ़े तो उसके स्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग क्या होता है वो आप जानें किस मिनिस्ट्री के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सर्विस हेल्थ सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर इज द नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. CDSCO ये अंडर है आपको डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज के अंदर. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर का है, ये इज़ अ नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है. इसका हेड क्वार्टर आपके न्यू दिल्ली में है. ये अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर आता है. CDSCO इज रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल है अप्रूवल ऑफ ड्रग्स, कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, डाउनलोड द स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स, कंट्रोल ओवर द क्वालिटी ऑफ इम्पोर्टेड ड्रग्स, कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ऑफ स्टेट ड्रग कंट्रोल, ये कोऑर्डिनेट भी करता है स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के साथ. CDSCO along with the state regulator is jointly responsible for the grant of license. लाइसेंस को ग्रांट कौन करता है, क्योंकि अभी भी जितने डिवाइसेस है मेडिकल डिवाइसेस उसको ड्रग्स के लिए नोटिफाई किया गया है. तो इसके नोटिफिकेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लाइसेंस कौन देता है. आपको लाइसेंस CDSCO देता है स्टेट रेगुलेटर के साथ, ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस of certain specialized category of critical drugs such as the blood and blood products, IV fluids, vaccine and serum. ये आपका डिटेल था. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक आपका है नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट. नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट, इसमें न्यूज़ में क्यों है ये. ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च फाइनलाइज इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल एसेंशियल मेडिकल डायग्नोस्टिक लिस्ट. ICMR ने फाइनलाइज किया पहला इंडिया का नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट. इसमें क्या डिटेल के बारे में जानेंगे कि ये एम करता है टू ब्रिज द करंट रेगुलेटरी सिस्टम्स गैप which does not cover all the medical devices and in vitro diagnostic devices. मतलब अभी तक पूरे मेडिकल डिवाइस वो कवर नहीं थे और इन विट्रो डायग्नोस्टिक डिवाइसेस थे तो वो कवर नहीं थे, तो इस बीच में ये गैप को कम करता है. इवन दो WHO का एक इसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट है जिसे EDL कहते हैं, वो रेफरेंस पॉइंट काम करता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल EDL डेवलप करने के लिए. मतलब WHO का इसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट को रेफरेंस पॉइंट मान के ही सब जितने कंट्री है वो अपना नेशनल लेवल पे डेवलप बनाते हैं एक्शन प्लान इसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट. India's diagnostic list has been customized and prepared as per the landscape of India's healthcare priorities. इंडिया के हेल्थ केयर प्रायोरिटीज़ के हिसाब से इंडिया ने कस्टमाइज़ किया है. विद दिस इंडिया पहला ऐसा कंट्री बन गया है पूरे वर्ल्ड में जो कंपाइल किया है सच अ लिस्ट, जो प्रोवाइड करता है गाइडेंस टू गवर्नमेंट को डिसाइड करने के लिए कि किस तरह का डायग्नोस्टिक टेस्ट डिफरेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, विलेज में, रिमोट एरियाज़ में रिक्वायर्ड है. इट बिल्ड्स अपॉन द, ये बना है फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस इनिशिएटिव के ऊपर और अदर डायग्नोस्टिक इनिशिएटिव्स ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री टू एक्सपैंड दिस बास्केट ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट. डायग्नोस्टिक टेस्ट को बढ़ाने के बाद उसके बास्केट को बड़ा करने के लिए किया है. इसमें और इनका पास टेस्ट है जो रिलेवेंट फॉर न्यू प्रोग्राम्स सच एज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. अब नेक्स्ट के टॉपिक पे हम मूव करते हैं, नैनो फार्मास्यूटिकल्स. ये नैनो फार्मास्यूटिकल्स क्या है और न्यूज़ में क्यों है. डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक हैज़ प्रिपेयर किया है ड्राफ्ट जो गाइडलाइन देता है फॉर द इवोल्यूशन ऑफ नैनो फार्मास्यूटिकल्स इन इंडिया. नैनो फार्मास्यूटिकल्स क्या है आप ये जाने. नैनो मीन्स आप जानते हैं बहुत छोटा. नैनो फार्मास्यूटिकल्स मतलब अब ये मेडिसिन में फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ होंगे. कैसे. नैनो साइंस स्टडी ऑफ मटेरियल विच आर इन नैनो स्केल रेंज. ये रेंज स्केल के ऊपर ही नैनो की बात की. जब भी नैनो वर्ड कहीं यूज़ हो तो आप समझिए एकदम छोटा स्केल इसका होगा, तो मतलब छोटी रेंज होगी.
कन्वर्जन ऑफ एनी मटेरियल नैनो स्केल रिजल्ट इन अल्ट्रेशन। जब आप किसी भी मटेरियल को नैनो मटेरियल में आप तब्दील करते हो, बदल देते हो, तो उसके फिजियोकेमिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक एटसेट्रा जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो बदल जाती है, अल्टर कर जाती है। प्रॉपर्टी विच कैन बी यूटिलाइज फॉर डिफरेंट यूजफुल एक्टिविटीज़ के लिए जो यूज़ होता है। नैनो फार्माक्यूटिकल क्या है? एक इमर्जिंग फील्ड है जिसमें कंबाइन होगा नैनो टेक्नोलॉजी विथ फार्माक्यूटिकल्स। नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे फार्माक्यूटिकल्स में एंड बायोमेडिकल साइंस के साथ विद द गोल। हम गोल, इसके गोल क्या रहेगा? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। हम मतलब टारगेट हो उसी पे हम ड्रग डिलीवर कर सकें, उसके लिए हम ये गोल है। विच में भी जो इंक्रीज़ कर सके आपका एफिकेसी एंड सेफ्टी प्रोफाइल, आप सेफ्टी प्रोफाइल को बढ़ा सकें। देयर आर नो यूनिफॉर्म इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल गाइडलाइन। इसके लिए कोई यूनिफॉर्म इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल गाइडलाइंस नहीं है, क्योंकि नैनो फार्माक्यूटिकल्स या नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसका कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइंस नहीं है। इच ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जो हम कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम देते हैं उसकी लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को ये कम करता है। क्या? जो कन्वेंशनल ड्रग सिस्टम है उसमें आप प्रिसीजन टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें प्रिसीजन टारगेट आप कर सकते हैं। ऑफर द एबिलिटी टू डिटेक्ट डिजीज़। आपको डिजीज़ जो है वो बहुत ही अर्लियर एज में आप डिटेक्ट कर सकते हैं डिजीज़ को, जो पहले ये संभव नहीं था। आइए ड्रग डिस्कवरी जो कॉस्ट उसमें लगते हैं उसको भी ये कम कर देता है। हाइवर जबकि इसका मेन चैलेंज है फेस बाय द रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इंक्लूड regulatory capacity, information asymmetry, inter-agency coordination, overlapping rules and mandate। पहला तो ये कि रेगुलेटरी कैपेसिटी, हम इसे कैसे रेगुलेट कर लेंगे, इसमें हमारे पोटेंशियल ज़्यादा नहीं है। इसके बाद इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिमेट्री भी नहीं है। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन करना भी मुश्किल है, क्योंकि ये इंटर एजेंसी इसमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। और ओवरलैपिंग रोल्स और मैंडेट्स है। साइलेंट फीचर जो ड्राफ्ट जो मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन दिया है तो उसका फीचर्स क्या है हम वो जानेंगे। इसका एम है इंश्योर करना क्वालिटी, सेफ्टी एंड इफिकेसी एज वेल एज इनकरेज द कमर्शलाइजेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी का कमर्शलाइजेशन भी इसका एक टारगेट है, जो बेस है आपकी इनोवेशन विथ हाई बेनिफिट एंड लो रिस्क रेशियो, जिसमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो और रिस्क इसका बहुत कम हो। डिफाइंस नैनो फार्माक्यूटिकल्स से इसका डिफाइंस करता है। नैनो फार्माक्यूटिकल्स जो ड्राफ्ट है उसमें डिफाइन करता है नैनो फार्माक्यूटिकल्स क्या है। एज अ फार्माक्यूटिकल प्रिपरेशन जो कंटेन करे नैनो मटेरियल साइज का बताया स्केल रेंज ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर, जिसका रेंज आपसे 1 से 100 नैनोमीटर के अंदर हो। ऑन द बॉडी फॉर द पर्पज ऑफ द थेरापेटिक्स, डायग्नोस्टिक एंड एनी हेल्थ बेनिफिट। मतलब ये आपका पर्पज़ हो उसका थेरापेटिक्स का, डायग्नोस्टिक के लिए, हेल्थ बेनिफिट के लिए आप यूज़ करते हो। और इसका रेंज 1 से 100 नैनोमीटर है। ये इंक्लूड करता है प्रिपरेशन विद पार्टिकुलर साइज लेस देन 100 नैनोमीटर्स एंड लेस देन 1000 नैनोमीटर्स एज ए नैनो फार्माक्यूटिकल्स अंडर सर्कमस्टांसेस। कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर इसके रेंज को भी बढ़ाया गया है, 100 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर किया गया है। कैटेगराइज नैनो फार्माक्यूटिकल्स, नैनो फार्माक्यूटिकल को कैटेगराइज किया है अकॉर्डिंग टू डिग्रेडेबिलिटी ऑफ नैनो मटेरियल। अब हम उसकी कोई भी पार्टिकल का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उसका डिग्रेडेबिलिटी क्या है, तो इसमें बताते हैं बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स। बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल ऐसे नैनो पार्टिकल्स जिसको हम डिग्रेडेबल कर सकें, जो आसानी से जिसकी मतलब यूज़ होने के बाद उस पार्टिकल और उस नैनो पार्टिकल को आप रिसाइकिल कर सकें या डिग्रेडेबल हो जाए। Have any use frequently as a drug delivery vehicles due to its improved bioavailability, better encapsulation, controlled release and reduction of toxic potential. Example albumin, chitosan, gelatin, polycaprolactone etc. ये आपके बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स है। आपको ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम व्हीकल में ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि इसके इम्प्रूव बायो अवेलेबिलिटी है, आपकी इनकैपुलेशन अच्छा कर सकते हैं, डिजीज़ कंट्रोल कर सकता है इसके रिलीज़ और टॉक्सिक पोटेंशियल को। अब हम देखते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स क्या है। इसे बहुत कम यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका नेचर जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल। यदि आप मेडिसिन लेते हो, यदि वो बायोडिग्रेडेबल ना हो
तो सोचिए आपके क्या हो सकता है, क्योंकि उसका घुलना भी बहुत ज़रूरी है, आपके बॉडी में उसके पार्टिकल नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसलिए यूज़ बहुत कम किया जाता है फार्मास्यूटिकल से प्रोडक्ट में। थ्रू दीज सिस्टम्स आर मोर कॉमनली यूज इन इसमें हम कॉस्मेक्यूटिकल्स में ज़्यादा यूज़, मतलब कॉस्मेटिक में आप नॉन बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, यदि ह्यूमन बीइंग के मतलब उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स यूज़ होता है तो वो कॉस्मेटिक्स में यूज़ ज़्यादा होता है। ऑलमोस्ट ऑल नॉन बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स हैव ए पोटेंशियल टू टॉक्सिक इफेक्ट। जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स है, सबके पास पोटेंशियल है टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने का। एग्जाम्पल में टाइटेनियम ऑक्साइडाइज, अब बहुत सारे देखे होंगे हमने कॉस्मेटिक में, उसमें टाइटेनियम ऑक्साइड लिखा था। सनस्क्रीन पे भी सनस्क्रीन जो यूज़ करती है गर्ल्स, उसमें भी टाइटेनियम ऑक्साइड देते हैं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो वहाँ पे याद करें ज़्यादा यूज़ ना करें, ज़्यादातर खास करके गर्ल्स। अब देखते हैं हमें क्या इसमें, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ नैनो मटेरियल। नैनो मटेरियल के नेचर पे क्या है, नैनो मटेरियल ऑर्गेनिक भी हो सकती है, नॉन ऑर्गेनिक। ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखें, क्योंकि आप ये स्टेटमेंट ही जानते हैं, यूपीएससी में आपको स्टेटमेंट ही पूछता है कि नैनो मटेरियल ओनली इज ऑर्गेनिक इन नेचर। नो, इट्स रॉन्ग। नैनो मटेरियल में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन नेचर है। ये मल्टी कंपोनेंट नैनो मटेरियल भी पार्टिकल बन सकते हैं। मल्टी कंपोनेंट नैनो पार्टिकल, ऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स क्या है वो जाने। वो ऐसे नैनो पार्टिकल्स एंड मटेरियल जो कंपोज हो ऑर्गेनिक कंपाउंड से, लाइक लिपिड से बना हो, प्रोटीन से बना हो या कार्बोहाइड्रेट से बना हो। दे हैव बीन प्राइमली डेवलप किया है फॉर ड्रग डिलीवरी के लिए, टू रिड्यूस और ओवरकम द रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी। मतलब टॉक्सिसिटी का जो रिस्क है उसको कम करने के लिए हम ऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स का यूज़ करते हैं हमारे बॉडी में ड्रग डिलीवरी में। इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स क्या है, वो मोर स्टेबल होते हैं इनऑर्गेनिक, और मोर स्टेबल दैन द ऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर ईजियर टू प्रिपेयर, ये ईजी करते हैं विद अ डिफाइंड साइज। आप जैसे साइज़ का बनाना चाहते हैं, नैरो साइज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, ईजी है आपको करने के लिए। हाइवर जबकि मोस्टली जो इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स है वो मे नॉट बी बायोडिग्रेडेबल, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होंगे। जनरली आपके जो इनऑर्गेनिक के नैनो पार्टिकल्स है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। मल्टी कंपोनेंट नैनो पार्टिकल्स क्या है, वो पार्टिकल्स जो दो और दो से ज़्यादा मटेरियल से बने हों। अकॉर्डिंग टू नानो फॉर्म ऑफ द इन्ग्रेडिएंट, जो नानो फॉर्म है इन्ग्रेडिएंट के, उसके हिसाब से क्या है, नैनो कैरियर इज नैनो मटेरियल बीइंग यूज एज ए ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल, जो एज ए ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल की तरह यूज़ किए जाते हैं फॉर अनदर सब्सटेंसेस लाइक अ ड्रग। ड्रग के लिए वो यूज़ होते हैं ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल के लिए। मतलब नैनो कैरियर आप ये समझिए कि कोई ड्रग है और आप उसके ट्रांसपोर्ट के लिए आपको एक कैरियर की ज़रूरत होती है, उसी को नैनो कैरियर कहते हैं। Some of the conventional traditional drug may be converted in nano crystal, thereby increasing their potential for improved dissolution and bioavailability. According to the approved status of drug and nanomaterial, it mandates that stability testing of nanoparticles should be done according to the general requirement specified in drug and cosmetic rule. मतलब ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 में जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपसे मैंडेट होनी चाहिए। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है, मिशन ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नैनो मिशन जिसे किया गया, मिशन चल रहा है इंडिया का नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। ये में किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है। जो नैनो मिशन 2007 में यूज़ किया था, अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करती है। मिशन का टारगेट करता है ऑल साइंटिस्ट, द मिशन प्रोग्राम विल टारगेट ऑल साइंटिस्ट, इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्री इन द कंट्री। ये स्ट्रेंथन करता है एक्टिविटीज़ इन नैनो साइंस में एंड टेक्नोलॉजी बाय प्रोमाइटिंग बेसिक रिसर्च एंड रिसोर्स डेवलपमेंट है। ये एक्टिविटी नैनो साइंस में जो एक्टिविटी होती है इसको ये स्ट्रेंथन करता है और बेसिक रिसर्च प्रोवाइड करता है, प्रमोट करता है। वुमेन रिसोर्स डेवलपमेंट, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, orchestration of national dialogues and nano application technology development. ये it is steered by the nano mission council chaired by the eminent scientists. eminent scientists से चेयर करते हैं nano mission council, उसके द्वारा ये चलाया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक मूव करती है ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल मेडिसिन में क्या है, ये क्यू न्यूज़ में है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने होस्ट किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मिशन मीटिंग ऑन डेवलपिंग स्टैंडर्डाइजेशन टर्मिनोलॉजी एंड बेंचमार्क डॉक्यूमेंट्स फॉर द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने होस्ट किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग, जो स्टैंडर्ड डेवलप करना है, टर्मिनोलॉजी बनानी है, बेंचमार्क डॉक्यूमेंट तैयार करना है
फॉर प्रैक्टिसिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन जो प्रैक्टिस हम करते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो हमारे पुराने, पता है इंडिया कितना फेमस है ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए, बट हमारे पास उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसके स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से हम उसको पूरी अच्छी तरह से अभी तक कंपाइल नहीं कर गए। तो उसी की कंपाइलेशन का काम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड बनाने की काम हो रहे हैं। मोर इन न्यूज़ में क्या है, WHO इज डेवलपिंग बेंचमार्क डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है फॉर प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेद, पंचकर्मा, यूनानी, इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी डॉक्यूमेंट्स इन आयुर्वेद, सिद्धा एंड यूनानी। या आयुर्वेद, सिद्धा या यूनानी के जो टर्मिनोलॉजी है उसको डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में तैयार कर रहे हैं। Development of these bank documents included in a project collaboration agreement signed between the WHO and Ministry of Ayush, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के बीच में कोलैबोरेशन साइन हुआ। वो किस फील्ड में, ट्रेडिशनल एंड कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन अंडर WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजी 2014 to 2023। इस WHO और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बीच में ये डील हुआ है। ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है वो जानेंगे। ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है, ये डिस्क्राइब करता है ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस एंड प्रोडक्ट विथ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ यूज़। ऐसे प्रैक्टिस और प्रोडक्ट जो आप सदियों से यूज़ कर रहे हो वो ट्रेडिशनल मेडिसिन कहलाता है। ये ज़्यादातर रिफ़र करता है मेडिकल नॉलेज डेवलप्ड बाय द इंडिजीनियस कल्चर, जो वहाँ की लोकल है वो कल्चर, उस कल्चर से डेवलप किया हुआ एक नॉलेज हो। दैट इंक्लूडेड, जिसमें प्लांट्स, एनिमल, मिनरल बेस्ड मेडिसिन हो, इस पे स्पिरिचुअल थेरापीज़ हो जो केरला में बहुत फेमस है, मैनुअल टेक्निक्स डिज़ाइन टू ट्रीट इलनेस और मेंटेन वेलबींग। मेजर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो इंडिया में मेजर ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो कौन क्वालिफाई करते हैं वो हम देख लेते हैं। आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा, यूनानी, सोवारिकपा और ये नेचुरोपैथी एटसेट्रा। WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजी 2014 2023। ये आप याद रखिएगा डेट, कभी डेट ये चेंज करके पूछ लेते हैं। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजी आपका 2014 से 2023 तक का है। इसमें 2 गोल्स हैं। पहला, टू सपोर्ट मेंबर स्टेट को सपोर्ट करना इन हार्नेस द पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन टू हेल्थ वेलनेस पीपल एंड सेंट्रड हेल्थ केयर। टू प्रमोट, सेकेंड इसका है टू प्रमोट द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन थ्रू द रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रैक्टिशनर्स। अब ये गोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 स्ट्रैटेजी ऑब्जेक्टिव बनाया गया है। पहला है बिल्डिंग द नॉलेज बेस फॉर्मुलेटिंग नेशनल पॉलिसी। पहले तो हम नॉलेज बेस है वो बिल्ड करेंगे, उसके बाद नेशनल पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे। ये आपका पहला है। दूसरा आपके देखते हैं इसमें strengthening safety, quality and effective through regulation and providing universal health coverage by integrating medical service devices and self health care into national health systems। ट्रेडिशनल मेडिसिन के बेनिफिट क्या क्या है वो हम देखेंगे। इसलिए एड्रेसेस गैप इन हेल्थ सेक्टर। हमारे देश में ट्रेडिशनल मेडिसिन की बहुत वैल्यू है क्योंकि ये हमारे पूर्वज इसको यूज़ करते आए, बीच में गैप हो गए। हम लोग जो अपने जनरेशन से, जो हमारे पूर्वज जो हमारे बड़े हैं, हम उस चीज़ से हम लोग सीखते नहीं हैं, ये प्रॉब्लम है। जैसे हमारे दादी ये सब बताती थी कि तुलसी, नीम, ये सबसे क्या क्या बेनिफिट है, हल्दी, ये सबसे क्या बेनिफिट है, लेकिन आज हम वो सब बेनिफिट नहीं जानते। रेडीमेड हम लोग ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हैं कि दवा या मेडिसिन खा लेते। यदि सर्दी जुकाम हो तो पहले काढ़ा बनाया जाता था, लेकिन अब हम लोग काढ़ा की जगह पे बोलते हैं लिबोसिट्रिजिन, हम वो खा लेंगे तो उस मतलब जुकाम कंट्रोल हो जाएगा। तो ये गलत है। हमारे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसकी बहुत ज़्यादा ही वैल्यूबल है और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और अभी इसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। हम इस चीज़ को भूल रहे हैं। तो अब ये बेनिफिट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन में क्या है, जो एड्रेसेस गैप इन हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज में जो गैप है उसको वो कम करेंगे। ये जनरली अवेलेबल होते हैं और कमनली यूज़ इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। ज़्यादातर ये लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। WHO के अनुसार 70% ऑफ इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करता है ट्रेडिशनल मेडिसिन पर प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर में 70% आप ये समझ सकते हैं कि 2/3 पॉपुलेशन आपका यूज़ करता है ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो उसका एक कंपाइलेशन और डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, क्या है प्रैक्टिस हो, रेगुलेशन कैसा हो, प्रोडक्ट कैसा हो, ये आपको होना चाहिए।
जो हमारी कंट्री में अभी नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा फिर। ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रोवाइड लो कॉस्ट सर्विसेज एंड आर परसीव टू हैव लोअर साइड इफेक्ट। ट्रेडिशनल मेडिसिन ये प्रोवाइड करता है लो कॉस्ट सर्विसेज और ये परसीव करता है टू लोअर साइड इफेक्ट, में साइड इफेक्ट कम होता है, जैसे मैंने बताया कि लो कॉस्ट सर्विसेज भी है ये। ट्रीटमेंट ऑफ मेजर डिजीज़ में ये ट्रीटमेंट कर सकता है। जो एक्नॉलेज ट्रेडिशनल WHO ने ये एक्नॉलेज किया कि ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड इस प्रैक्टिशनर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रीटिंग क्रॉनिक इलनेस। जो क्रॉनिक इलनेस है उसमें ये हेल्पफुल होता है और इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ दोज जो सफरिंग फ्रॉम अ सर्टेन इनक्यूरेबल डिजीज, जो इसे क्योर नहीं किया जा सकता उसको क्योर करने की पोटेंशियल रखता है ट्रेडिशनल मेडिसिन। हॉलिस्टिक अप्रोच टू ट्रीटमेंट में आपको हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाना होगा। इन आयुर्वेदा में ह्यूमन बीइंग इज सीन एज ए कम्बिनेशन। आयुर्वेद में क्या कहता है, ह्यूमन बीइंग को एज ए सीन कम्बिनेशन ऑफ बॉडी। जो बॉडी ह्यूमन बीइंग है वो कम्बिनेशन है बॉडी का, माइंड का, सोल का एंड सेंसेस का। सो इन ऑर्डर टू ट्रीट एनी इलनेस, इसलिए कोई भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए इलनेस को सिस्टम टेक्स ऑल फोर। ये जो सिस्टम है वो चारों को लेता है अकाउंट में और ट्रीट करता है पेशेंट मोर हॉलिस्टिकली। मतलब आयुर्वेदा में आप क्यों कॉम्बिनेशन आपके ये देखता है कि आप सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग नहीं हो, आपकी बॉडी है, माइंड है, सोल एंड सेंस है, ये चारों अकाउंट को एक साथ लेता है, उसके बाद आपको उस हिसाब से वो ट्रीट करता है। न्यू ड्रग डेवलपमेंट क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज कैन प्रोवाइड अ वैल्यूएबल गाइडेंस सेलेक्टिंग एवरी प्लांट मटेरियल अ पोटेंशियल थेरापेटिक इंटरेस्ट। इसी ड्रग को डेवलपमेंट करना है। ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो वैल्यूएबल गाइडलाइन दे सकता है कि प्लांट मटेरियल आप कौन सा यूज़ करें, उससे क्या बेनिफिट होगा या इंटरेस्ट आपका क्या होगा, थेरेपेटिकल इंटरेस्ट के लिहाज से कौन सा अच्छा होगा इसमें। ट्रेडिशनल मेडिसिन आर द सोर्स ऑफ सम मॉडर्न एंटी मलेरिया ड्रग्स। ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो बहुत सारे सोर्स बने हैं एंटी मलेरिया डिजीज़ के लिए। आयुर्वेदा क्या है, आयुर्वेदा इन एंशिएंट मेडिसिन एंड अब हम एक एक करके अब यहाँ आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा के बारे में डिटेल दिया, तो आप ये डिस्क्रिमिनेट करें कि आयुर्वेदा में सेंटर पॉइंट ऑफ सेंटर क्या है, उसमें किस के इर्द गिर्द पूरा कॉन्सेप्ट घूमता है। तो आप ये कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको ईजी पड़ेगा ये ट्रीटमेंट किस हिसाब से करता है। ये एक एंशिएंट मेडिसिन सिस्टम है इंडिया का जो फोकस करता है हेल्दी लिविंग दैन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। मतलब आप स्वस्थ रहें, आप डिजीज़ के ट्रीटमेंट से ज़्यादा वो प्रेफर करता है कि आप हेल्दी कैसे लिव करें ताकि आपको डिजीज़ ही ना हो। तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप जब हेल्दी रहोगे तो आपको डिजीज़ नहीं होगा, तो आप हेल्दी कैसे रहोगे तो उस पर वो फोकस करता है। मेन कंसेप्ट ऑफ डेट इज पर्सनलाइजेज द हीलिंग प्रोसेस। ये हीलिंग प्रोसेस को पर्सनलाइज करता है। पंचकर्मा क्या है, ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट थेरापी जो कंबाइन करता है फाइव डिफरेंट प्रोसेस को कंबाइन करता है, जो इम्प्रूव करता है, रिमूव करता है अमाट टॉक्सिन आपके बॉडी को रिमूव बॉडी से रिमूव करता है। ये प्रोसेस दिस प्रोसेस आर वमानम जिसे हम कहते हैं इमेसिस थेरापी और वोमिटिंग, वीरशनम पुर्गेशन, अस्थापना, निर्वहम, अनुवासन, ऑयल एनेमा एंड नाइसम। ये आपके आयुर्वेदिक में है, आयुर्वेदा का ये कॉन्सेप्ट है। अब हम चलते हैं योग में देखते हैं कि योग में क्या कॉन्सेप्ट है और ये किसके इर्द गिर्द घूमता है। योग में आपका है योग इज़ वन ऑफ द 6 सिस्टम ऑफ वैदिक फिलॉसफी। ये वैदिक फिलॉसफीज़ का ये 6 सिस्टम है, मतलब वैदिक फिलॉसफी का जो 6 सिस्टम है उनमें से ये एक है। विच इज़ इंसेंसली आ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन पे आधारित है, आपकी स्पिरिचुअल आत्मा शक्ति पे जो है उस पर आधारित है। बेस्ड ऑन एक्सट्रीमली सब्टल साइंस विच फोकस ऑन ब्रिंगिंग हार्मनी बिटवीन माइंड एंड बॉडी। आपकी बॉडी और दिमाग के बीच की संतुलन हार्मनी पे ये बेस्ड है। योगा आपके माइंड और बॉडी के बीच में हार्मनी डेवलप करता है। ये आर्ट और साइंस है फॉर हेल्दी लिविंग। हेल्दी लिविंग के लिए ये आर्ट एंड साइंस है। अब नेक्स्ट मूव करते सिद्धा। सिद्धा में क्या है, सिद्धा मीन्स अचीवमेंट एंड सिद्धर्स वेयर सेंटली पर्सन हु अचीव रिजल्ट इन मेडिसिन। सिद्धर्स वो लोग हैं जिसने ये साइलेंटली, मतलब आप ये सकते ये गुरु और सिद्धा मीन्स अचीवमेंट एंड सिद्धर्स वे सेंटली पर्सन। ये सेंटली पर्सन है जिसे आप गुरु कह सकते हैं, मतलब पवित्र इंसान जो अचीव करते हैं रिजल्ट इन मेडिसिन। 18 सिद्धर्स थे वर सेड टू हैव कंट्रीब्यूटेड। 18 सिद्धर है जिसने कंट्रीब्यूशन दिया है टू डेवलपमेंट ऑफ द मेडिकल सिस्टम। ये जो सिद्धा जो मेडिकल सिस्टम है उसमें 18 सिद्धर्स ने मिलकर कंट्रीब्यूशन दिया है। ये लार्जली थेरापेटिक इन नेचर, ये नेचर थेरापेटिक मतलब थेरापी के रूप में ये काम करता है।
यूनानी सिस्टम मेडिसिन आप जान लेंगे क्या है। ये इंट्रोड्यूस हुआ बाय इंडिया में बाय अरब्स ऑफ पर्शियन। अरब और जो पर्शियन आए थे उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया यूनानी सिस्टम। ये 11th सेंचुरी की मेडिसिन है। इसमें क्या होता है कि ये यूज़ करते हैं हर्बल रेमेडीज़, आपके डाइट की प्रैक्टिस को भी देखते हैं, अल्टरनेटिव थेरेपी देखते हैं। यूनानी मेडिसिन एड्रेस द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज। ये आपको प्रिवेंट और ट्रीटमेंट करते हैं डिजीज़ को। ये आपकी यूनानी सिस्टम है। सोया रिगपा क्या है? सोया रिगपा एक एंशिएंट इंडियन मेडिकल सिस्टम है जो इंटायर ट्रांस हिमालयन रीजन में ये यूज़ किया जाता है। सोया रिगपा आप याद करिएगा, ये साउथ में नहीं, ट्रांस हिमालयन रीजन में यूज़ किया जाता है। एट प्रेजेंट सोया रिगपा मोर पॉपुलर आपके हैं हिमालयन सोसाइटीज़ में, स्पेशली JNK, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये ऑल्सो प्रैक्टिस किया जाता है आपके भूटान में, मंगोलिया में एंड रशिया में। तो याद रखिएगा सोया रिगपा आपके ट्रांस हिमालय में ये यूज़ होता है। नेचुरोपैथी में क्या है? ये एक आर्ट और साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग एंड ड्रगलेस सिस्टम ऑफ हीलिंग बेस्ड ऑन द वेल फाउंडेड फिलॉसफी। ये फिलॉसफी पे बेस है कि इसमें आप कैसे बिना ड्रग, बिना मेडिसिन के यूज़ किए हुए आपको मतलब आप रिकवरी कर पाओ किसी डिजीज़ से। इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है इट हैज़ इट्स ओन कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ एंड ऑल्सो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। इनका एक ट्रीटमेंट और हेल्थ डिजीज़ का है। होम्योपैथी के बारे में जानेंगे। होम्योपैथी क्या कहता है? ये मेडिकल सिस्टम है जो बेस्ड करता है बिलीव दैट यू कैन क्योर इट सेल्फ। होम्योपैथी बताता है कि आप खुद से ही सही हो सकते हैं। ये दोज हु प्रैक्टिस इट यूज टीनी अमाउंट्स ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस लाइक प्लांट्स एंड एनिमल। ये टीनी अमाउंट यूज़ करते हैं नेचुरल सब्सटेंस लाइक प्लांट एंड एनिमल को। दे बिलीव कि दीज स्टिमुलेट द हीलिंग प्रोसेस। आपके बॉडी में, इनका मानना है कि आपके बॉडी में हीलिंग खुद कर सकता है। तो आप जो टीनी अमाउंट्स ऑफ नेचुरल जो सब्सटेंसेस लेते हैं एनिमल और प्लांट का या मिनरल्स का, तो वो क्या करते हैं कि आपके बॉडी की हीलिंग प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं। ये इसका फिलॉसफी है होम्योपैथी का। अब मूव करते हैं रिलेटेड न्यूज़ क्या क्या है। रिलेटेड न्यूज़ है ICOS DITAUS 2020। आपके इतने बड़े ये दिए वर्ड, ये क्या है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डायग्नोसिस टर्मिनोलॉजीज इन आयुर्वेदा यूनानी सिद्धा सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। इसी का ICOS DITAUS ये ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड WHO और आयुष मिनिस्ट्री के ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है। ये क्या है? इसकी ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इसके टू मोबिलाइज कमिटमेंट फॉर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ICD-11 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फर्दर डेवलपमेंट ऑफ सप्लीमेंट्री चैप्टर ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड डायग्नोसिस इन ICD-11। जो अभी हमने ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में बचे, तो उसी में क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ का क्लासिफिकेशन करना, उसके बाद फर्दर सप्लीमेंट देना चैप्टर पे ट्रेडिशनल मेडिसिन पे, इसी से ये रिलेटेड है। 16 कंट्रीज इनमें पार्टिसिपेट किए। नेम जो आपके श्रीलंका, मॉरिशस, सर्बिया, कोई क्यूबा, म्यांमार, इक्वेटोरियल गिनी, कतर, घाना, भूटान, उज्बेकिस्तान, स्विट्जरलैंड, ईरान, जमैका, जापान। आउटकम क्या? अडॉप्टेड न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन DM डायग्नोस्टिक डेटा। न्यू दिल्ली का डिक्लेरेशन हुआ है जो एम्फेसिस करता है कमिटमेंट, कंट्री के कमिटमेंट में टू ट्रेडिशनल मेडिसिन एज ए सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ हेल्थ। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ जो ICD कहते हैं वो क्या है वो हम जानेंगे। इज़ एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाया गया है फॉर रिपोर्टिंग, जो डिजीज़ को रिपोर्ट करे हेल्थ कंडीशन को। ये डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड है फॉर ऑल क्लिनिकल और रिसर्च पर्पज़ के लिए। ICD डिफाइन करता है यूनिवर्स ऑफ डिजीज़, डिसऑर्डर्स, इंजरीज एंड अदर रिलेटेड हेल्थ कंडीशन लिस्टेड इन कम्प्रिहेंसिव हियरार्किकल फैशन। ये मेंटेन बाय WHO, इसको मेंटेन करता है WHO। मतलब ये आप समझ लें कि डिजीज़ को का भी क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसके हिसाब से उसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं
ICD 11 क्या है, ये 11th रिवीजन है, इसलिए 11th यूज़ किया है। रिवीजन ऑफ ICD कंटेनिंग नेसेसरी टर्मिनोलॉजी, क्या क्या नेसेसरी टर्मिनोलॉजी होगा ताकि हर एक दूसरे देश उस टर्मिनोलॉजी को ईजिली समझ सके, क्योंकि हर एक देश के अपने अपने अलग लैंग्वेज है, उसके जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है तो उसके अलग अलग लैंग्वेज पे वो बने होंगे, तो उस सब में से एक कॉमन लैंग्वेज पे डेवलपमेंट करना और उसकी टर्मिनोलॉजी सेम करने के लिए ये ICD कंटेन करता है इसको। तो ये 11th रिवीजन ऑफ ICD है, containing necessary terminology and ontological element of seamless use in digital health में। रिलेटेड न्यूज़ क्या है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव कर दिया है कि इस्टेब्लिश करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोयारिकपा NISR इन लेह। आप याद रखिएगा एग्ज़ाम में इसका कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोयारिकपा कहाँ पर इस्टेब्लिश होगा, तो आप याद रखिए ये लेह में है। ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर। द इंस्टीट्यूट विल ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी देंगे स्टूडेंट को सोयारिकपा नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो द अदर कंट्रीज़ को भी ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। अब लास्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं आज के लेक्चर का, जो है वैक्सीन हेसिटेंसी। वैक्सीन हेसिटेंसी क्या है, WHO ने रिसेंटली इंक्लूड किया वैक्सीन हेसिटेंसी एज वन ऑफ द 10 threats to global health, highlighting that overcoming vaccine hesitancy can reduce global spread of the measles infection। मतलब WHO ने ये बताया कि जो थ्रेट्स में 10 टॉप थ्रेट में से वैक्सीन हेजिटेंसी भी एक थ्रेट है जो रिड्यूस कर दे, जो कैन रिड्यूस द ग्लोबल स्प्रेड ऑफ मिजल इन्फेक्शन। जो हमने ग्लोबल इन्फेक्शन को जो हम काम कर रहे हैं उसको ओवरकम कर सकता है। तो ये जो गलत है कि वैक्सीन हेजिटेंसी, आपको ये वर्ड से जानना होगा कि वैक्सीन हेजिटेंसी क्या है। मतलब आप वैक्सीन लेने से हेजिटेट कर रहे हैं, तो वो क्यों, तो इस बारे में हम जानेंगे। वैक्सीन हेजिटेंसी क्या, WHO के अनुसार कि वैक्सीन हेजिटेंसी इज डिफाइंड एज रिलक्टेंट और रिफ्यूजल टू वैक्सीनेट डिस्पाइट द एबिलिटी ऑफ वैक्सीन। मतलब वैक्सीन अवेलेबल है फिर भी आप उसको लेने के लिए आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं। and as is influenced by the factors such as the complacency, convenience and confidence। शायद आप ये फैक्टर, इसमें फैक्टर हो सकता है कंप्लेसेंसी या कन्वीनियंस या कॉन्फिडेंट की। ये क्या, हेजिटेंसी इन रिलेशन टू वैक्सीन में भी कॉज बाय द इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल के द्वारा मतलब हेजिटेशन हो सकता है, ग्रुप या कॉन्टेक्चुअल इन्फ्लुएंस एज वेल एज एनी वैक्सीन स्पेसिफिक इशूज़ है जो कॉजिंग पीपल टू रिजेक्ट इट फॉर देमसेल्फ और अपने फॉर देयर चिल्ड्रन। मतलब कोई पर्सन को वैक्सीन स्पेसिफिक इशू हो सकता है, आप नहीं लेना चाहते हो, अपने बच्चों के लिए भी नहीं ले, खुद के लिए अपने बच्चों के लिए। वैक्सीन हेजिटेंसी यदि मतलब अगर हो रहा है तो वो डेंजर हो सकता है ग्लोबल ट्रेंड के लिए, बोथ पॉपुलेशन मेडिसिन इकोनॉमी के लिए लाइक चाइना और इंडिया एज वेल एज एडवांस इकोनॉमिक लाइक US एंड यूरोपियन। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल क्या क्या वैक्सीन हेजिटेंसी के लिए, राइज ऑफ एंटी वैक्सीनेशन मूवमेंट इन द वेस्ट में एक मूवमेंट चल रहा है एंटी वैक्सीनेशन का कि हम वैक्सीन लेना ही नहीं चाहते। फियर ऑफ, इसमें रिस्क एसोसिएटेड है विथ वैक्सीन। मतलब यदि हमने पढ़ा था कि जो वैक्सीन में कि जो आप लाइव एटेन्यूएटेड फॉर्म ऑफ स्ट्रेन देते हैं तो वो फिर बाद में कुछ समय के बाद वो डेवलप फिर से हो जाता है, दूसरे को इफेक्ट पड़ता है, तो शायद वो रिस्क भी यहाँ एसोसिएटेड हो। इन्फ्लुएंस बाय द रिलीजियस सस्पिशन भी हो, र्यूमर्स हो सकता है, पेरेंटल कंसेंट, लैक ऑफ पेरेंटल, यदि पेरेंट मना कर रहे हो, तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जो आप वैक्सीन ना लेना चाहते हो। कम्प्लेक्स वेब ऑफ हिस्टोरिकल पॉलिटिकल सोशियो कल्चर इकोनॉमिक फैक्टर, मतलब वेब, ये कम्प्लेक्स वेब है हिस्टोरिकल पॉलिटिकल सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर इंक्लूडिंग एवरीडे कम्युनिटी सोशल नेटवर्किंग प्रोसेस से पेरेंट्स एंड चॉइसेस नॉट टू वैक्सीनेट देयर चिल्ड्रन। मतलब आपने देखते हो सोसाइटी में यदि कोई रिमर फैल जाता है कि इस वैक्सीन लेने के लिए आपको ये साइड इफेक्ट हो रहा है, तो आपके देखते हैं कितने आसपास पड़ोस में उसके बारे में बात होते हैं, तो लोग अब उसके बाद क्या कहते हैं, लेना पसंद नहीं करते, वो अपने खुद के लिए भी अपने बच्चों के लिए। तो इस तरह के ये जेन्युइन, इस तरह के हमारे आसपास में बहुत सारे होते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आए होंगे। आज यही तक हम करेंगे, उसके बाद हम इसे नेक्स्ट टॉपिक हम जब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो फूड एंड हेल्थ से स्टार्ट करेंगे और हेल्थ इंडेक्स आपको पूरा कंप्लीट कर देंगे। ये वीडियो आप कैसा लगा हो या कि इसमें क्या प्रॉब्लम है कुछ हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें ताकि मैं इसे आने वाले वीडियो में उसे रिमूव करके और अच्छा बेहतर बनाऊँ। आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।